अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम हिस्ट्री के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कौमी तहरीक। गुजराती में इसे कहेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद होने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी कौमी तहरीकों की। किस तरह से कौमी तहरीकें हुई, कौन कौन उसमें शामिल था, क्योंकि इसके पहले सेशन में हमने पढ़ा कि अलग अलग अखबारात के ज़रिए, हफ्तु रोज़ के ज़रिए लोगों को बेदार किया जा रहा था, और लगभग लोगों में बेदारी आ चुकी थी कि जो अंग्रेज़ सरकार है वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर हमें पामाल करने के लिए ही आई है और यहाँ पर हुकूमत करना चाहती है। तो इसलिए भारत को आज़ाद करने के लिए कौमी तहरीकें चली, जिसमें शुरुआत में जो प्रोसेस था, कौन सी सभा बनाई गई, वो सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हिंदी राष्ट्रीय महासभा का क़याम। हिंदी राष्ट्रीय महासभा, ये जो सभा थी, इसने बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाला अतिया दिया भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। हम शुरुआत करते हैं कि ये हिंदी राष्ट्रीय महासभा की बुनियाद क्यों डाली गई। तो अगर हम जानते ही हैं कि हिंदी राष्ट्रीय महासभा की ज़रूरत पड़ी बिकॉज़ ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। भारत में जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के पास जो कानून थे उसके मुताबिक जज जो थे वो यूरोपियन, ब्रिटिश ही थे, और उनकी जो जियोरी थी उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। बेइंसाफ़ी और खुले तासुब व नफ़रत अंगेज़ी पर मबनी कानून थे। राजा राम ने इसकी मुखालिफत भी की। उनकी कोई भी दरख्वास्त को वो कानून उनको नहीं मानता था, इसीलिए लोगों को उनके कानून गलत लगे और हज़ारों हिंदुस्तानियों के दस्तखत लेकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पेश किया गया। उसके बाद भारतीय लोगों को एहसास हुआ कि हमें कम्युनिकेशन के लिए, उनसे बात करने के लिए बीच में एक सभा की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे हिंदी राष्ट्रीय महासभा का क़याम हुआ। उसके पहले बहुत छोटी मोटी जो है संस्था बनी, सभा बनी, लेकिन उसके बाद क़याम हुआ हिंदी राष्ट्रीय महासभा का। हम वही बात करेंगे। हिंदी राष्ट्रीय महासभा, इसमें हम बात करेंगे कि 1885 से 1905 तक के क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने आज़ादी में अपना अतिया दिया। हिंदी राष्ट्रीय महासभा, यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हो, उसमें आपको पता चलेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे। सर एलन ऑक्टावियम ह्यूम नामी रिटायर अंग्रेज़ अफसर से तरगीब पाकर भारत में 1885 में हिंदी राष्ट्रीय महासभा की बुनियाद डाली गई। याद रखना है कि ये अंग्रेज़ अफसर से तरगीब पाकर भारत में 1885 में हिंदी राष्ट्रीय महासभा की बुनियाद डाली गई। सर ह्यूम वाइसरॉय, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, कि काउंसिल के वज़ीर दाखिला के ज़ाती सेक्रेटरी थे। उससे कबल वो इटावा के ज़िले मजिस्ट्रेट थे। उस वक्त उन्होंने बरतानवी साम्राज्य की बहुत अच्छी खिदमत की थी। उसके बावजूद उसी दौर में उनके जहन में ये ख्याल जागिज़ था कि बरतानवी हुकूमत सतही तौर पर नज़र आती है इतनी मजबूत नहीं है, और हिंदुस्तान के लोगों में बरतानवी हुकूमत के तय अदम इत्मीनानी है। इन हिंदुस्तानियों की बेइत्मीनानी के इजहार के लिए अगर कोई आइनी तंजीम ना हुई तो फिर वो आतिश फिजा की मानिंद फूटेगी। ये खौफ मुसलसल उन्हें लगा रहता। हालांकि उनका यह खौफ बजा था। सर ह्यूम के नुक्ते नज़र की हिमायत करते थे उस वक्त के वायसराय डफरिन। सर ह्यूम को डफरिन का ताउन और तरगीब हासिल हुई, और इस तरह से हिंदी राष्ट्रीय महासभा की बुनियाद डाली गई। तो हिंदी राष्ट्रीय महासभा की बुनियाद किसने डाली? सर ऑक्टावियम ह्यूम। उनको ऐसा लगता था कि भारत में जो अंग्रेज़ सरकार, इतनी हुकूमत उनकी मजबूत है उतनी नहीं है। अगर हमने भारतीयों की बेइत्मीनानी जो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए, या फिर उनका जो बातें हैं वो एक माध्यम की, एक ज़रिए की ज़रूरत थी, वो ज़रिया बना हिंदी राष्ट्रीय महासभा, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी वगैरह ने ह्यूम के ख़यालात की ताकीद की, और हिंदी राष्ट्रीय महासभा की दागबेल उन्होंने भी संभाली। हिंदी राष्ट्रीय महासभा की हम बात करें तो 1885 से 1905 तक के कांग्रेस की कारगुजारी, हिंदी राष्ट्रीय का कांग्रेस की कारगुजारी कैसे थे, तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये अलग अलग जगह इजलास करवाते थे। इसके ज़रिए लोगों तक अपना जो मकसद है, गोल हो, लोगों तक पहुँचाते थे ताकि लोग बेदार हो सकें। पहले बहुत ही कम, फर्स्ट इजलास में 70 जितने नुमाइंदे थे। धीरे धीरे लोगों को पता चला, लोग इसमें जुड़ते गए, और लास्ट में इनकी तादाद बढ़ती गई।
इनकी तादाद बढ़ती गई और लगभग पहले इजलास से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से 21 इजलास हुए, जिसमें लोगों तक ये बात भारत की आज़ादी के लिए लोग बेदार हुए। और इस तरह से हिंदी राष्ट्रीय सभा ने बहुत ही ज़्यादा भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत दिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय महासभा का दूसरा दौर। ये दूसरा दौर शुरू हुआ 1906 से लेकर 1919 तक का। अब इस दौर में क्या हुआ कि इस दौर में भारत में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बने वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उस दौर में क्या हुआ तो हम उसको समझते हैं। कांग्रेस के दूसरे दौर में अहम वाक़यात रूनुमा हुए, मसलन रवादार पसंदों और इंतहा पसंदों के दरमियान तसादुम, बंगाल की तकसीम, उसकी मुखालिफत में चलाई गई बंग भंग स्वदेशी तहरीक, भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी का तुलू, होम रूल तहरीक, भारत और गैर ममालिक में इनकलाबी सरगर्मियाँ, हुकूमत की तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा दो कवानीन यानी कि 1909 के मॉर्ले मिंटो इस्लाहात और 1910 की मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड मुतालिक यहाँ पर बहस की गई भारतीय राष्ट्रीय महासभा के दूसरे दौर में। तो इस तरह से इस दौर में कुछ अहम वाक़यात बने, हम उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि रवादार और इंतहा पसंद जो लीडर थे वो क्या थे, इसको हम समझते हैं। रवादार की मैं बात करूँ तो रवादार पसंद लीडर ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के सामने अपनी बात प्यार, मोहब्बत, आजिज़ी के साथ रखते थे। वो कम्युनिकेशन के ज़रिए, बात के ज़रिए कि अपनी बात आजिज़ी से रख कर वो अंग्रेज़ों के सामने कोई भी बात हो रखते थे और आजिज़ी के साथ करते थे। इन्हें कहते थे रवादार पसंद लीडर्स, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, रिंशा वच्छा, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह अहम रवादार पसंद नेता थे। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो इंतहा पसंद लीडर, ये जो लीडर थे वो थोड़े गुस्से वाले, इंतहा पसंदाना, थोड़े शॉर्ट टेम्पर टाइप हम कह सकते हैं। इन्हें आजिज़ी से अपनी बात अंग्रेज़ों के सामने पेश करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसमें 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इनके नाम से इन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में कई बार सवाल आता है कि लाल, बाल, पाल इनका पूरा नाम बताइए। तो ये इंतहा पसंद लीडर थे। ये अंग्रेज़ों के सामने आजिज़ी के साथ प्यार मोहब्बत से बात करने में नहीं मानते थे। ये अपना हक़ हासिल करने के लिए लड़ना जानते थे और लड़ाई के ज़रिए ये अपना हक़ हासिल करना जानते थे। और इसी के ऑपोजिट थे रवादार, मतलब में आजिज़ी के साथ बात रखने वाले, कम्युनिकेशन के ज़रिए बात को सुलझाने वाले में, इसमें इन लोग मानते थे। तो ये 2 अलग अलग मेंटालिटी के जो लीडर थे, इनकी वजह से क्या हुआ आगे कि जो हिंदी राष्ट्रीय महासभा की कारगुजारी थी उसमें इन दोनों के रवादार पसंद और इंतहा पसंद दोनों के बीच में तसादुम शुरू हो गए। उनके बीच में तसादुम शुरू हो गया और ये सारी चीज़ों ने कुछ एक नया रुख लिया था। हम उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आपको याद रखना है रवादार और इंतहा पसंद किसको कहते हैं, बिकॉज आगे इसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है। तो ये 3 नाम तो आपको खास याद रखने हैं, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये क्या कहलाते थे, लाल, बाल, पाल। और ये कौन से नेता थे, कौन से लीडर थे, ये थे इंतहा पसंद लीडर। तो आप इसको समझिए, नेक्स्ट सेशन से पहले इसको समझिए और नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।